वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जोइया लॉ एसोसिएशन में राना हमजा जी जोइया एडवोकेट की तरफ से तमाम दोस्तों को, तमाम कोलीग्स को, तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से हार्मली वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और बाकी रही गर्मी की बात, तो वो तो आपको पता है कि आजकल गर्मी बहुत शिद्दत की पड़ रही है। तो कल हमने डिस्कस किया था फैमिली लॉ के मतलब, जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था। तो उस पे कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको डेजोलेशन ऑफ मैरिज पे एक लेक्चर दिया था, जिसमें प्रोसीजर बताया था कि अगर खामद अपीयर नहीं होता तो क्या होगा, और अगर खामद अपीयर होता है तो क्या होगा। और इसके अलावा भी हमने डिटेल से इसके बारे में डिस्कशन की थी। तो आज हम जो फैमिली लॉ को प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं ना, द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, ऑर्डिनेंस नंबर 8 ऑफ 1961, 15 जुलाई 1961 में ये इन्फोर्स हुआ था। वेयर इट इज़ an ordinance to give effect to certain recommendation of the Commission on Marriage and Family Laws। ये ऑर्डिनेंस जस्ट मैरिज एंड फैमिली लॉज को डिस्कस करेगा। वेयर इट इज़ एक्सपीडिएंट टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज। ये रिकमेंडेशन करेगा फैमिली लॉज के मतलब, शादी के मतलब, या इनके जो भी मैरिज के मामलात होंगे, फैमिली के मामलात होंगे, उनको डिस्कस करेगा। नाउ देयरफॉर इन प्रेजेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 7th day of October 1958 and in exercise of all powers enabling him in the behalf, the President is pleased to make and promulgate the following ordinance। 1958 अक्टूबर के 7th डे में इसका प्रेसिडेंट ने ऑर्डर जारी कर दिया था, बट 15 जुलाई 1961 को ये इन्फोर्स हुआ था। तो इसकी एक अथॉरिटी भी है, वो भी अगर आप कहते हैं, हेल्ड दैट वेयर द मैरिज हैड नॉट बीन कंज्यूमेटेड, the wife would be entitled to half of the land given to her by her husband in lieu her dower. Dower respondent lady was reduced to half of what was agreed settled between the spouse at the time solemnization of marriage। civil appeal partially allowed। यानी कि 2015 SLR SC पाकिस्तान पेज नंबर 271A ये अथॉरिटी थी। और इसमें बताया गया है कि जब सोलिमनाइजेशन शादी होती है, अलहदगी होती है, जो डोवर होता है लेडी का, उसका क्या तरीक़ेकार होता है। आगे हम चलते हैं अब डायरेक्ट सेक्शन 1 पे, शार्ट टाइटल एक्सटेंड एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। क्लास 1 कहती है द ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। इसको कहेंगे कि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। क्लास 2 कहती है, यानी कि ये 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉ मारद वजूद में आया या इन्फोर्स हुआ। क्लास 2 कहती है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, मीन्स दैट कि ये पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल है, पूरे पाकिस्तान में ये कानून सेम है। एंड अप्लाइज टू ऑल मुस्लिम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान वेयर दे मे बी, और तमाम पाकिस्तानी शहरियों पे जो मुसलमान हैं, अगर कोई क्रिश्चियन है, अगर कोई हिंदू है, उनके अलग लाज हैं। ये लॉ जस्ट मुसलमानों के लिए है और पाकिस्तानियों के लिए है। क्लास 3 कहती है इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द फेडरल गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट इन दिस बिहाफ। जो ऑफिशियल गजट में इसकी जो डेट थी, ये उस तरीक को नाफिल अमल में आया था।
पंजाब अमेंडमेंट है इन सेक्शन 1 की क्लास ए कहती है इन सब सेक्शन 2 फॉर द वर्ड पाकिस्तान द वर्ड इन पंजाब शैल बी सबमिटेड एंड, यानी कि जो पंजाब का मामला होगा वो पंजाब में डील किया जाएगा। क्लास बी कहती है फॉर सब सेक्शन 3 द फॉलोइंग शैल सब्सटीट्यूटेड। अब क्लास 3 पढ़ लेते हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स एट 1, ये सिर्फ एक ही दफ़ा मर्द वजूद में आया था, बार बार इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई थी और ये स्टिल वैसे का वैसा चल रहा है। हाँ, अब आगे कुछ अमेंडमेंट ज़रूर हुई हैं, वो आगे चल के हम उनको डिस्कस करेंगे। ये जो मेरे पास किताब है ये मुस्लिम फैमिली लॉ की किताब है और ये बुक है की लॉ रिपोर्ट्स KLR पब्लिकेशन की बुक है, द मुस्लिम फैमिली लॉज KLR वालों की ये वाली बुक। और ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये बुक बहुत अच्छी लगेगी। इसमें मुकम्मल डिटेल से अथॉरिटीज़ के साथ एक एक चीज़ बताई गई है। सेक्शन 2 पे आते हैं, डेफिनेशंस। क्लास 1 कहती है इन दिस ऑर्डिनेंस अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपुगनेंट इन सब्जेक्ट आर कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इसके आगे जो भी डिटेल हैं वो क्लास ए से शुरू होती हैं। ए आर्बिट्रेशन काउंसिल मींस अ बॉडी consisting of the chairman and representative of each of the party to a matter deal with in this ordinance। आर्बिट्रेशन क्या होता है? जब हस्बैंड वाइफ के दरमियान अलहदगी हो जाती है, एक आर्बिट्रेटर होता है जिसे हम यूनियन कौंसल बोलते हैं। यूनियन कौंसल से डिवोर्स का एक तरीक़ेकार होता है। जब कोर्ट में डिवोर्स हो जाती है और खुला ले लेती है, फिर उन्हें एक चांस दिया जाता है यूनियन कौंसिल के पास जाएं, वहाँ से एक सर्टिफिकेट इशू होता है और उसका एक टाइम पीरियड होता है। आर्बिट्रेटर वाइफ एंड हस्बैंड दोनों को बुलाता है अपने पास और उनसे राज़ीनामा उनका करवाने की कोशिश करता है। अगर फिर भी वो राज़ीनामा ना करें तो फिर जो सालसी यानी आर्बिट्रेटर है वो उनकी डिवोर्स को डिक्लेयर करके सर्टिफिकेट एक इशू कर देगा। दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेशन। प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्टी फेल्स टू नॉमिनेट a representative within the respected time the body formed without such representative shall the arbitration council। अगर कोई पार्टी हस्बैंड या वाइफ उसमें शामिल नहीं होता तो आर्बिट्रेशन के पास मुकम्मल अख्तियार है, तो वो अपना फैसला कर सकती है। क्लास बी कहती है चेयरमैन मीन द चेयरमैन ऑफ द यूनियन काउंसिल आर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट इन द कंटेनमेंट एरियाज आर बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन अदर एरियाज आर बाय एनी ऑफिशियल ऑथराइज्ड इन the behalf by any such government to discharge in the function of the chairman under this ordinance। इस ऑर्डिनेंस के तहत यूनियन काउंसिल का एक चेयरमैन होगा, उसे बाकायदा ऑफिशियल गजट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी और इस्लामाबाद जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों हुकूमतों में उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। उसका बाकायदा ऑफिशियल गजट में नाम दिया जाएगा। क्लास सी कहती है प्रेस्क्राइब्ड मीन प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर सेक्शन 11, जो सेक्शन 11 में बताया गया है। क्लास डी कहती है यूनियन काउंसिल मीन द यूनियन काउंसिल आर द टाउन आर यूनियन कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द बेसिक डेमोक्रेसी Order 1959 PO number 18 of 1959 and having the matter jurisdiction as prescribed। यूनियन काउंसिल एक ऐसा दायरा होता है, एक टाउन होता है, एक कमेटी होती है जो आर्डर 1959 PO नंबर 18 1959 के तहत बनाया गया है। उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो उसके तहत होगा। क्लास ई कहती है वार्ड Ward means the ward within a union or trade as defined in the aforesaid order। एक मखसूस एरिया that is called ward, जहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ का मामला आफ्टर डिवोर्स
अदालत से डिवोर्स के बाद यूनियन कौंसिल में चलाया जाए। यूनियन कौंसिल का मतलब यही नहीं होता कि यूनियन कौंसिल ही हो। यूनियन कौंसिल का एक छोटा सा किसी छोटे से गांव में ऑफिस भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वार्ड। पंजाब अमेंडमेंट क्या कहती है? फॉर सेक्शन 2 द फॉलोइंग शैल बी सब्सिट्यूटेड। क्लास 2 डेफिनेशन इन दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के बिहाफ पर। आर्बिट्रेशन काउंसिल मीन्स अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द चेयरमैन and representative of the parties to a matter under the ordinance, and in case any party fails to nominate a representative within the prescribed time, the body formed without such representative shall be arbitrator council। वही ऊपर वाली बात, अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है, वो नहीं आती चेयरमैन के पास, जो उसने एक टाइम दिया होता है, देन chairman has fully right to decide the case। Class B chairman mean the chairman of a union council, union administration or municipal committee or any officer authorized by the government to discharge the function of the chairman under the ordinance, and where the chairman is a non-Muslim or he himself wishes to make an application to the arbitrator council or is on to illness or any other reason unable to discharge the function of the chairman, the arbitrator council shall select one of its Muslim members as chairman। अगर किसी जगह पे म्यूनसिपल कमेटी में कोई गैर मुस्लिम बंदा चेयरमैन होगा, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन दी जा सकती है कि हमें गैर मुस्लिम बंदे से अपना फ़ैसला डिसाइड नहीं कराना, यहाँ पे एक मुस्लिम शख्स को हायर किया जाए ताकि जो हमारे केस को डील कर सके, हमारे केस को हैंडल कर सके और हमें प्रॉपर तरीके से सुन सके। क्लास सी कहती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट। हम इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट मीन का मतलब होगा कि पंजाब गवर्नमेंट, क्योंकि हम पंजाब अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं। क्लास डी प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड मीन्स बाय रूल्स मेड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। जो रूल्स एंड इस ऑर्डिनेंस के अंदर बता दिए गए हैं, दैट इज़ ऑल प्रेस्क्राइब्ड, उन्हीं के मुताबिक होगा, उससे हट के कुछ नहीं होगा। क्लास ई यूनियन काउंसिल। यूनियन काउंसिल मीन्स अ यूनियन काउंसिल, म्यूनसिपल कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, अ यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन और इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ any of these local government in a local area, any other comparable body constituted under any law relating to the local government or local authorities। यूनियन काउंसिल का मतलब है कोई भी म्यूनसिपल कमेटी हो सकती है, कंटोनमेंट बोर्ड हो सकता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, या हुकूमत चाहे कोई यानी लोकल बॉडी को अपॉइंट कर सकती है एज आ यूनियन काउंसिल। आगे इसके कमेंट्स हैं, कमेंट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो एक अथॉरिटी है, कोई इतनी ख़ास नहीं है, ये स्टार्टिंग है, जस्ट डेफिनेशन क्लास हैं अभी। सेक्शन 3 ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड अदर लॉज। अदर लॉज क्या क्या इफ़ेक्ट होगा इसके ऊपर? क्लास 1 कहती है द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनी लॉ। इस लॉ का किसी दूसरे लॉ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फैमिली लॉ इज़ टोटली एंड प्योरली डिफरेंट लॉ with civil and criminal, corporate, banking, etc. Custom or usage and registration of Muslim marriage shall take place only in accordance with these provision। यानी कि जितने भी मामला तो होंगे कस्टम के, प्रोविजन के, रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के, वो सिर्फ इसी फैमिली लॉ के तहत होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्लास 2 कहती है इसकी फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट it is hereby declared that the provision of the Arbitration Act 1940, Act number 10 of 1940, the Code of Civil Procedure 1908, Act 5 of 1908, and any other law regulation the procedure of court shall not apply to any arbitrator council। यानी कि CPC आर्बिट्रेटर पर मुस्लिम फैमिली लॉ में किसी भी कंडीशन पे अप्लाई नहीं होती और ना ही हो सकती है, बिकॉज फैमिली कोर्ट इज़ अ सेपरेट कोर्ट और फैमिली कोर्ट के पास सिर्फ फैमिली कोर्ट
और फैमिली लॉ के तहत डील किया जाएगा। सीपीसी के तहत कभी भी इसको डील नहीं किया जाता। सीपीसी जस्ट सिविल मैटर में डील होता है। सीपीसी फैमिली लॉ में कोई भी और लॉ इंक्लूड नहीं होता। फैमिली लॉ में ओनली फैमिली लॉ इंक्लूड होता है। हाँ, दावा दिला पाने का जब केस आएगा तब फैमिली लॉ इंक्लूड होगा, लेकिन वो किसी और कंडीशन पे होगा, तो वो आगे चल के इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। चैप्टर 4 कहता है सक्सेशन। सक्सेशन क्या होती है? इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ एनी सन और डॉटर ऑफ द proposed before the opening of succession, the children of such son or daughter, if any living at the time the succession opens, shall per stripes receive a share equivalent to the share which such son of daughter, as the case may be, would have received if alive। अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बजरिया कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है। अब तो अगर 1 लाख से अमाउंट कम हो तो अब सक्सेशन सर्टिफिकेट नादरा भी जारी कर सकता है, और अगर 1 लाख से अमाउंट ज़्यादा होगी तो कोर्ट में केस एक सक्सेशन सर्टिफिकेट का केस फाइल किया जाएगा, और वहाँ पे अगर कोई पेरेंट्स की कोई अमाउंट बैंक में पड़ी हुई है तो वो एक सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगी और उनके हिस्से आपस में डिवाइड कर देगी। दैट इज़ कॉल्ड सक्सेशन। सक्सेशन मीन के जो वो उनके ऑनर हैं, जो उनके पेरेंट्स की ज़मीन है। सेक्शन 5 रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। शादी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्या होती, क्या तरीक़ेकार है। क्लास 1 कहती है एवरी मैरिज सोलिमनाइज्ड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद इन द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। क्लास 1 क्लियरली ये कहती है कि इस लॉ के तहत जो भी शादी होगी उसे रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है, और उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगी? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन होगा? यूनियन कौंसल। कंप्यूटराइज्ड। उसकी फ़ीस है 200 और 300 रुपीज़। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे लोग हज़ार रुपया भी लेते हैं, 2-2 हज़ार भी लेते हैं, लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में कानून नाम की तो शायद कुछ चीज़ें है ही नहीं। जो हालात आजकल चल रहे हैं आप सबको पता है। पाकिस्तान में कानून सिर्फ अमीर के लिए या गरीब के लिए नहीं है, लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं है। वैसे आपको जनरल एक बात बताइए। क्लास 2 कहती है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर दिस ऑर्डिनेंस द यूनियन काउंसिल शैल ग्रांट लाइसेंस टू 1 और मोर पर्सन टू बी कॉल्ड निकाह रजिस्ट्रार, बट इन नो केस शैल मोर देन 1 निकाह रजिस्ट्रार बी लाइसेंस फॉर एनी 1 वार्ड। यानी कि अगर कोई निकाह नामा होगा उसके बाकायदा रजिस्टर किया जाएगा, बाकायदा एक रजिस्टर इशू हुआ होगा, जो एक मौलवी साहब जिसे कहते हैं उनको इशू हुआ होगा, और उसको बाकायदा तौर पे रजिस्टर करेंगे यूनियन कौंसिल में। क्लास 3 कहती है एवरी मैरिज नॉट सोलिमनाइज्ड बाय द निकाह रजिस्टर शैल फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस बी रिपोर्टेड टू हिम बाय द पर्सन हु हैज सोलिमनाइज्ड सच मैरिज। ये भी ऊपर वाली सेम बात है। क्लास 4 whoever contravenes the provision of subsection 3 shall be punished with sub imprisonment for a term which extend to 3 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। और अगर सब सेक्शन 3 के तहत कोई इसकी फॉर एग्जांपल निकाह रजिस्ट्रार कोई भी किसी भी किस्म की कोई कोताही करता है तो उसे यह सज़ा और ये जुर्माना हो सकता है। क्लास 5 कहती है द फॉर्म्स ऑफ निकाह नामा द रजिस्टर्स टू बी मेंटेन्ड बाय निकाह रजिस्ट्रार। जो निकाह रजिस्ट्रार होता है वो अपने रजिस्टर को मेंटेन करेगा प्रॉपर तरीके से, कोई खाना खाली नहीं छोड़ेगा, कोई तारीख आगे पीछे नहीं करेगा। द रिकॉर्डर्स टू बी प्रिजर्व बाय यूनियन काउंसिल द मैनर इन विच मैरिज शैल बी रजिस्टर्ड एंड कॉपीज ऑफ निकाहनामा शैल बी सप्लाइड टू द पार्टीज। और जो वो निकाह कराएगा वो बोथ पार्टीज़ को एक एक उसकी कापी देगा, एक कापी खुद रखेगा, जो बाद में रजिस्टर्ड करवा के उन दोनों पार्टीज़ को देगा। ऑफ निकाहनामा शैल बी सप्लाई टू द पार्टी एंड द फीस टू बी चार्ज, तैयार और उनसे फ़ीस लेगा। शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब, जो कि कानून के मुताबिक बताई गई होगी। क्लास 6 कहती है एनी पर्सन
may on payment of prescribed fees if any inspect at the office of the union council the record reserved under subsection 5 or obtain a copy of any entry thereupon। यानी जो फीस बताई गई है उसके मुताबिक फ़ीस ली जाएगी जो कि क्लास 5 में बताई है। अब इसके अंदर पंजाब अमेंडमेंट क्या कहती है इन सेक्शन 5 में? क्लास ए कहती है फॉर सब सेक्शन 2 द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सेक्शन 5 का क्लास 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अंडर दिस ऑर्डिनेंस द यूनियन काउंसिल शैल ग्रांट लाइसेंस टू वन और मोर पर्सन टू बी कॉल्ड निकाह रजिस्ट्रार। वही बात कि एक उनको निकाह नामा आपस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, एक निकाह नामा दैट इज कॉल्ड लाइसेंस दैट बिकॉज दे आर बोथ आर हस्बैंड एंड वाइफ। क्लास बी क्या कहती है? आफ्टर सब सेक्शन 2 द फॉलोइंग सब सेक्शन 2A शैल बी इंसर्टेड। 2A सेक्शन क्या कहता है? द निकाह रजिस्ट्रार आर द पर्सन हु सोलिमनाइज द निकाह शैल एक्यूरेटली फिल ऑल द कॉलम्स ऑफ निकाह नामा फ्रॉम विथ स्पेसिफिक आंसर्स ऑफ द ब्राइड आर द ब्राइड ग्रूम एंड, यानी कि निकाह नामा जो होगा जब निकाह तो रजिस्ट्रार तमाम कॉलम को फिल करेगा, इसी कॉलम को वो बीच में छोड़ेगा नहीं ताकि कल को ना तो उसको कोई परेशानी हो और ना हस्बैंड वाइफ को हो। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? 4 क्लास 1 सब सेक्शन 2A he shall be punished the simple imprisonment for a term which may extend to 1 month and fine of 25,000 रुपीज़। अगर निकाह रजिस्ट्रार कोई कोताही करेगा तो उसे इतना फ़ाइन और इतनी सज़ा हो सकती है। क्लास 2 कहती है सब सेक्शन 3 ही शैल बी पनिश टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ जो कि 3 साल तक हो सकती है एंड फाइन 100,000 रुपीज़, इतना उसे फाइन हो सकता है। जी हमारा सेक्शन 5। अब सेक्शन 6 पे हम लोग आते हैं। सेक्शन 6 भी बहुत आसान है कि इसमें इतने वहाम वाली बात नहीं है कि इसके टोटल सेक्शन हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। टोटल सेक्शन फर्स्ट चैप्टर के मैं देख लूँ कितने हैं, सॉरी टू से दैट 13 है। हमारे 5 हो गए हैं, एक सेक्शन और कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग भी शायद इतनी लंबी वीडियो देख के उकता जाएंगे। पॉलीगैमी सेक्शन 6 क्लास 1 नो मैन ड्यूरिंग द subsistence of any existing marriage shall accept the whole previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage, nor shall such marriage contracted without such permission to be registered under this ordinance। यानी कि बगैर परमिशन के तो शादी मौलवी साहब नहीं करवा सकते ना। क्लास 2 an application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee and shall state reason for the proposed marriage and whether the consent of existing wife or wives has been obtained thereupon। यानी कि जो भी उनकी डिटेल होगी वो बताई जाएगी चेयरमैन को। क्लास 3 on receipt of the application under subsection 2 the chairman shall ask the applicant and his existing wife or wife each to nominate a representative and the arbitrated council so constituted may if satisfied that the proposed marriage is necessary and just grant subject to such condition if any as may be deemed fit the permission applied for। अगर हस्बैंड की पहले से कोई वाइफ है तो उसे परमिशन लेना ज़रूरी है और अगर चेयरमैन उसकी परमिशन से सेटिस्फाइड होगा तो तब उसको वो आगे रजिस्टर करेगा। क्लास 4 कहती है इन डिसाइडिंग द एप्लीकेशन द आर्बिट्रेटेड काउंसिल शैल रिकॉर्ड इट्स रीजन फॉर द decision and any party may in the prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fees prefer on application for revision in the class of West Pakistan to the collector and in the case of the East Pakistan to subdivision officer concerned need his decision shall be final and shall not be called in question of any court। जो भी यानी उसकी फ़ीस होगी जो भी उसके मामला होंगे दैट आर ऑल क्लियर एंड फाइनल, किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होंगे, किसी भी कोर्ट में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा।
क्लास 5 कहती है एनी मैन हु कॉन्ट्रैक्ट्स अनदर मैरिज विदाउट द परमिशन ऑफ द आर्बिट्रेटर काउंसिल। अगर कोई शख्स विदाउट परमिशन आर्बिट्रेटर काउंसिल से शादी करता है तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। इसकी क्लास 1 कहती है, ए कहती है पे इमीडिएटली द इंटायर अमाउंट ऑफ द डोवर, वो डोवर अदा करेगा, वेदर प्रॉम्प्ट और डेफर, प्रॉम्प्ट भी और डेफर भी, ड्यू टू द एग्जिस्टेंट वाइफ और वाइफ, अगर एक वाइफ है उसको, अगर एक से ज़्यादा हैं तो उन सबको, विच अमाउंट इफ़ नॉट सो पेड शैल बी रिकवरेबल एज एरियर्स लैंड रेवेन्यू। अगर वो ये पे नहीं कर सकेगा तो उसके ऊपर पास कोई ज़मीन होगी या कोई पैसे होंगे तो उधर से ये रिकवर की जाएगी। इसकी क्लास बी कहती है वन कन्विक्शन अपॉन ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट दी पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज़ और विद द बोथ। और अगर वो ये सब कुछ नहीं करता तो उसे 1 ईयर की सज़ा होगी और साथ ये वाला जुर्माना होगा। जो पंजाब अमेंडमेंट है इन सेक्शन 6 इन सब सेक्शन 5 फॉर क्लास बी द फॉलोइंग शैल बी सब्सटीट्यूटेड। क्लास बी ऑन कन्विक्शन अपॉन कंप्लेंट बी पुनिश विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, 1 साल की सज़ा एंड विद फाइन ऑफ 500,000 रुपीज़, 500,000 रुपीज़, 5 लाख रुपए तक जुर्माना उससे हो सकता है। ले जी हमारे सेक्शन 6 हो चुके हैं आज तक के कंप्लीट, और उम्मीद है मुझे कि आपको ये 6 सेक्शन क्लियर हो चुके होंगे। आज की डेट में आज 9 तारीख है, 9 तारीख को हमने फैमिली लॉ के पहले 6 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। इंशाल्लाह ताला कल हम पहला चैप्टर क्लियर कर लेंगे, और जो सेक्शन 7 है वो आई थिंक डिवोर्स मीन तलाक़ के मुतल्लिक़ होगा, और उसको हम कल इंशाल्लाह अगर टाइम मिल सका तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। सेक्शन 7 को, सेक्शन 7 है तलाक़। ऐसे ही आगे सेक्शन 8 क्या है, सेक्शन 8 आ जाता है जनाब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अदरवाइज देन बाई तलाक। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 9 मेंटेनेंस यानी अखराजात वगैरह। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 10 डोवर। सेक्शन 11 पावर टू मेक रूल्स। सेक्शन 12 अमेंडमेंट ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, ये ओमिटेड हो चुका है। सेक्शन 30 अमेंडमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये भी ओमिटेड ख़त्म हो चुका है। लेकिन जी कल हमारा इंशाल्लाह ताला ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा अगले लेक्चर में। तो फिर इसके बाद हम अगला जो होगा वेस्ट पाकिस्तान रूल्स अंडर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961, जो कि 10 जुलाई 1961 को फोर्स में आया था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब ये हमने बहुत तफसील से डिटेल से अच्छे तरीके से इसको डिस्कस कर लिया है। अगर किसी दोस्त को, भाई को किसी भी किस्म की कोई समझ ना आई हो, आपके पास मेरा नंबर है, फिर भी रिपीट कर देता हूँ 0345023890। इट इज़ कन्वर्टेड ऑन जोंग, बट मेरा व्हाट्सअप इस पर है। एक नंबर और है 0334679070, इस पे भी मेरा व्हाट्सअप है। अगर किसी भाई को, बहन को, दोस्त को, कलीग को, आम शहरी को, किसी भी कानून से के तालिब इल्म को, किसी भी कानून से रिलेटेड पर्सन को किसी भी किस्म की अगर कोई समझ ना आई हो तो आप उस पर फोकस करें और आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं आपकी इंशाअल्लाह ताला भरपूर हेल्प करूँगा। और मेरी ये कोशिश है कि आप लोग वीकली में, हर वीक कम से कम, अगर रोज़ स्टडी नहीं कर सकते तो वीक में जस्ट एक दफ़ा ना संडे के संडे डॉन न्यूज़पेपर परचेज़ कर लिया करें।
और वो पूरा सैटरडे एक हफ़्ता पूरा उसके जो आर्टिकल्स हैं आप उनको स्टडी करें। इंशाल्लाह ताला आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपका जो इंग्लिश एसे का एग्ज़ाम होगा वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लेकिन जी तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगला लेक्चर जो ही तैयार होगा आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।